हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो गाइज आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। दोस्तों, हम लोग अभी जो लास्ट क्लास था, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक मॉक जो आपको प्रैक्टिस मॉक के इस ऐप पे आपको मिल जाएगा, जो पहला मॉक है, हम लोग पहले मॉक को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, उसी कड़ी में हम क्या करेंगे, अभी हमने कितने ऑलमोस्ट 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे, उसके सोल्यूशन हम लोग चेक कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मॉक में पूछे गए हैं। क्योंकि देखो, ये मॉक इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मॉक प्रिपेयर किया गया है। तो आप क्या काम कर सकते हो, आप प्रैक्टिस मॉक के इस एप्लीकेशन पे जाओ और आपको एसएससी जेईई का जो सिविल का जो पहला पेपर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, उस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूं। बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग उसका चेक करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आप 2 घंटे में, ठीक है, 120 मिनट्स में आप किस तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या टोटल 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखो, एसएससी जेईई सिविल का मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको पहला क्या मिलेगा, पहला टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके क्वेश्चन चेक कर रहे थे। तो आप जाओ सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में, यहाँ पे हमने कितना ऑलमोस्ट 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे को क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और देखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और ना ही कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो हम ये भी चेक करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कैसे लेना है, किस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करके आंसर बताने होंगे, इन सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे। तो सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एनालिसिस ऑफ रेट विच इज इंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपसे ये पूछा जाएगा, और जब आप रेट्स के एनालिसिस करते हो, एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, जब रेट एनालिसिस आप करते हो तो उसमें किन किन बातों का आप ध्यान रखते हो। ठीक है, किन किन बातों का आप ध्यान रखते हो। तो बिल्कुल सही बात है, जो पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात। आप रेट के एनालिसिस करोगे तो मटेरियल की क्वांटिटी का जो कॉस्ट आएगा उसको तो आप इंक्लूड उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो आप ये देखो, रेट के एनालिसिस में, अरे आप भी कभी अपने घर पे घर बनवाए होगे। अब जब घर बनवाते हो तो आपको जब एनालिसिस करना होता है कि आपको इस घर बनवाने में टोटल कितना अमाउंट लगेगा, आपको रेट एनालिसिस करना होता है कि आप एक बात बताओ कि टोटल कितने पैसे लग जाएंगे इस घर को बनवाने में। तो आप किन किन बातों का एनालिसिस करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जो बिल्डिंग मटेरियल आपको लगने होंगे उसका आप कॉस्ट चेक करोगे। जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको पता होगा कि इसमें इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा, तो आपको क्या पता करना होगा कि इस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, बिल्कुल इसको क्या करोगे, आपने एनालिसिस ऑफ रेट में इंक्लूड करोगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आप जब घर बनवा रहे होगे तो वहां पे कुछ लेबर कास्ट आएगा, उस लेबर कास्ट को क्या करोगे, आप इंक्लूड करोगे। अगला पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अगर आप जो भी बिल्डिंग्स या जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अगर आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट निकल गया, आप उसको भी अपने रेट एनालिसिस में इंक्लूड करोगे। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको रेट एनालिसिस में इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर जाएगा। तो अगर हम कुछ पॉइंट और देखा जाए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एनालिसिस ऑफ रेट एनालिसिस में इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो सिंपल बात है, ये क्वेश्चन से आपको ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करोगे और आप वहां पे बता पाओगे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ये पॉसिबल चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ द लेबर वेजेज, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ओवरहेड चार्जेज, लोकेशन ऑफ साइट एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट निकल गया उसको भी क्या करेंगे, अपने रेट एनालिसिस में हम इंक्लूड करेंगे। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोम का क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करना क्या है। तो क्या दिया गया आपको ऑप्शन में, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन करो दिया गया। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन करो ऑफ एन आइडियल इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग विल बी। आपसे क्या दिया गया, आपसे ऑप्शन में कुछ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन करो दिए गए, अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन करो दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है आप ये बताओ इसमें से कौन सा करो जो इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक मटेरियल है, बट क्या है, विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो एक बात समझो, अगर हम एक बात बोलें कि अगर आपको केवल इलास्टिक बिहेवियर चेक करना होगा, तो देखो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन का। इसका मतलब अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या बन जाएगा। अगर हम बात करें अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट का, तो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो ग्राफ बन के आएगा, ठीक है, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट की अगर बात किया जाए, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो ग्राफ बन के आएगा, आपको पता होगा कि ये ग्राफ बन के आएगा,
क्योंकि अप टू द देखो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। तो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होगा तो इसका मतलब आपके पास कौन सा ग्राफ आएगा बन के, ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। ठीक है, तो अगर देखो अगर केवल पूछा जाता है कि इलास्टिक मटेरियल के लिए कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा अप्रोक्सीमेट ग्राफ होगा, देखो ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, ये सारा ग्राफ अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। इसका मतलब अगर केवल इलास्टिक के लिए पूछा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या करेंगे, इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ ड्रॉ करना करके अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट तक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। और क्या होगा, वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस निकल के आता है इनके बीच में। तो अगर हमको इलास्टिक लिमिट तक का ग्राफ ड्रॉ करना है, हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक का ड्रॉ कर देंगे और उसमें क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे आइडियल इलास्टिक मटेरियल तो पूछा जा रहा है विद स्ट्रेन हार्डनिंग, जहां पे स्ट्रेन हार्डनिंग भी आपको दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्ट्रेन हार्डनिंग किस रीजन में आता है, सर स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिक रीजन में आता है। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिक रीजन में आता है इसका मतलब अब आपको ये इलास्टोप्लास्टिक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, इलास्टोप्लास्टिक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। और इलास्टोप्लास्टिक कर्व में दो सीन आता है, पहला केस क्या होता है कि इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग और दूसरा क्या होता है इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर विद स्ट्रेन हार्डनिंग पूछा जाए तो ये ग्राफ जो बन गया वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ये बन गया, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप बोल सकते हैं स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इसका मतलब पहला तो आएगा क्या, पहला आएगा कौन सा लाइन, प्रोपोर्शनल लिमिट वाला आएगा जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। लेकिन अगला जो ग्राफ बन के आएगा, अगली जो लाइन होगी वो क्या बनेगा, इसका स्लोप थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा कि जब स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेस चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन। लेकिन अगर आपसे बोला जाए, देखो ये हो गया इलास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, आप इसको ये बोल सकते हो ये इलास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग बोल सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो इसको कभी कभी आपको इलास्टोप्लास्टिक भी बोल देगा, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपसे स्ट्रेन हार्डनिंग वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब प्लास्टिक रीजन में ही तो होगा। स्ट्रेन हार्डनिंग आपको प्लास्टिक रीजन के बाद देखने को मिलता है और प्लास्टिक रीजन के अंदर ही एल डिप्लेटो को बाद देखने को लिए मिलता है। इसका मतलब अगर स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिक रीजन में ही अगर करता है तो आप इसको इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग बोल सकते हो। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग तब यही लाइन क्या हो जाएगा, यही लाइन सिग्मा के पैरेलल हो जाएगा। क्यों सिग्मा के पैरेलल होगा, यही लाइन स्ट्रेन लाइन के पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक लिमिट होता है तब हम बात करेंगे इल्ड प्लेटू तक का, और जब हम इल्ड प्लेटू तक का बात करेंगे उसमें आपको पता है कि स्ट्रेस चेंज नहीं होता है, विदाउट चेंजिंग एनी स्ट्रेस आपको स्ट्रेन वैल्यू देखने को मिलता है, स्ट्रेन का चेंज देखने को मिलता है। इसलिए अब देखो ग्राफ क्या, अगर हम बात करें ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन गया ये क्या होगा, इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो आप चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करना इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें देखो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये डी ऑप्शन क्या है, इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग, सिंपल बात। अगर आपसे ये बोला ये किसके लिए ग्राफ है, ये इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर आपसे इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग बोला जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अगर इलास्टोप्लास्टिक बोला जाए विद स्ट्रेन हार्डनिंग बोल दे तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये कौन सा होगा, ये आइडियल प्लास्टिक है, ये क्या आइडियल इलास्टिक है, तो बी वाला हो गया आइडियल प्लास्टिक। तो ये सारे ग्राफ आपके बन के आते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट। और आप देख सकते हो बाकी सारे ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, बाकी सारे ग्राफ को आप देख सकते हो। ये क्या हो गया, देखना स्ट्रेस स्ट्रेन करो फॉर एन आइडियल इलास्टिक मटेरियल। अभी ये बात की आइडियल इलास्टिक के लिए हो गया, क्योंकि आइडियल इलास्टिक के केस में अगर आपसे क्या किया जाए, आपसे अप्रॉक्सीमेट ग्राफ पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट वाला ग्राफ ड्रा कर देंगे, सिंपल है। दूसरा क्या, स्ट्रेन करो फॉर द रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब हो गया कि उसमें इलास्टिक पोर्शन हटा दो, इलास्टिक पोर्शन आपने हटा दिया, कौन सा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन जाएगा। बाकी अगला ये बता दिया मैंने आपको, इलास्टिक क्या है, इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक। अगर हम इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बोलो या फिर इलास्टिक प्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग बोलो, सेम बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन ये हो गया और डी ऑप्शन हो गया। बाकी आप चेक कर लेना, ये सारे ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, थिन सिलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, थिन सिलेंडर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द थिन सिलेंडर इज। आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा
3 सिलेंडर में उसकी वैल्यू क्या होगी, या उसका रिलेशन पूछा किसके रिस्पेक्ट में, हूप स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में क्या पूछा, रिलेशन पूछा। तो आप पहले बात ये चेक कर लो कि जो हूप स्ट्रेस होता है ये कितना था, आपको पता होना चाहिए हूप स्ट्रेस कितना PD/2D होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, ये होता है PD/40 होता है। ठीक है, ये 3 प्रेशर वेसल का क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या पूछेगा, वो या तो हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेगा। तो हूप स्ट्रेस होता है PD/2T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/40। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ना पूछ के रिलेशन पूछा है, तो आप यहाँ से चेक करते हो ये कितना PD/2T है, PD/ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना जाएगा, सिग्मा L कितना जाएगा, सिग्मा L हो जाएगा कितना, सिग्मा H अपन चेक कर लो कितना, सिग्मा L/ सिग्मा H कितना जाएगा, ये कितना PD/2T हो जाएगा, PD/40 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये सारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1/2/1/4, तो 1/2/1/4 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप चेक करना क्या जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसका, ट्वाइस दी हूप स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस का डबल हो जाएगा। ठीक है, हूप स्ट्रेस का क्या होगा, डबल होगा। सिंपल सवाल है। ठीक है, हूप स्ट्रेस का, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसका होगा, एक बार चेक करना किसका होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसका होगा, PD/40 होगा, हूप स्ट्रेस कितना होगा, PD/2T होगा। तो आपसे लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हूप स्ट्रेस पूछा है, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हूप स्ट्रेस पूछा है ना, PD/40 अपॉन PD/2T, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। देखो इसमें अभी देखो, अभी मेरे से भी ये मिस्टेक हुआ है, तो ये मिस्टेक बहुत मतलब ये चीजें सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन आप भी जल्दीबाजी में ये मिस्टेक कर सकते हो। तो आप एक बार इसको चेक करना कि एकदम सावधानी से आपको कैलकुलेशन करना, एकदम क्या करना, एकदम बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये देखो जब आपको सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर आप ज्यादा चांस हो जाता है गलती करने का। क्या करते हो आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा था, यहाँ से आपसे पूछा था किसका, लॉन्गिट्यूडनल अपन हूप, लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है, कितने टाइम्स होता है हूप स्ट्रेस का। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है, PD/40, और PD/40 डिवाइड करो PD/2T कितना बनेगा, ये 1/2 बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो क्या करोगे, देखो कितना हो गया, हाफ ऑफ द हूप स्ट्रेस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है, जितना गलतियां करनी है आपको अभी इसी मॉक में कर लेना है। तो टोटल 10 नंबर ऑफ मार्क्स है। आप क्या करना है, ये 10 नंबर ऑफ मार्क्स आपको अटेम्प्ट करके जाने, एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले तक ये सारे मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये बोला जा रहा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड सेटिस्फाई होने के लिए कौन सा कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले अगर फ्लो एग्जिस्ट करे इसके लिए क्या कंडीशन है कि सर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फ्लो एग्जिस्ट तभी करेगा जब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, du/dx प्लस dv/dy प्लस dw/dz, ये क्या, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको फ्लो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फ्लो का जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि ∂u/∂x प्लस ∂v/∂y प्लस ∂w/∂z इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चेक कर लो कि इसमें से कौन सा फंक्शन ये बता रहा है कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखो, अगर हम बात करें ये क्या लिखा है, यही लिखा है डेल क्रॉस v, डाइवर्जेंस v क्या होगा, जब डाइवर्जेंस v 0 होगा वही क्या होगा, वही कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों कहते हैं, चेक करना, डाइवर्जेंस v का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंस v का मतलब ही होता है क्या, डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है i d/dx प्लस j d/dy प्लस k d/dj, यही तो डाइवर्जेंस का मतलब हो गया। और वेलोसिटी फंक्शन क्या होगा, अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं किसमें, अगर वेलोसिटी को हम i j k के फॉर्म में लिखते हैं तो u i प्लस वी जे प्लस क्या हो जाएगा, W टाइम के। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसका डाइवर्जेंस करना है, मतलब डेल डॉट वी करना है। क्या करना है, डेल डॉट वी करना है। और जब आप डेल डॉट वी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, I/d/dx हो जाएगा प्लस J/d/dy हो जाएगा, J/d/dy हो जाएगा और प्लस K/d/dz हो जाएगा। जब इसका क्या करोगे, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यही बन के आ जाएगा, क्या यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा डेल, क्या बन जाएगा, ∂u/∂x प्लस ∂v/∂y प्लस ∂w/∂z इक्वल टू 0। दैट मीन्स यही क्या, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो जो क्या है, जो डाइवर्जेंस है, ये जो डाइवर्जेंस है डेल v है, डेल डॉट v है, वही क्या रिपोर्ट करता है, वही रिपोर्ट करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। बाकी आप ये चेक कर क्या है,
वही बात है, डेल डॉट वी इक्वल टू 0 फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसका मतलब है कि अगर आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर एग्जिस्ट करना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या है, डेल डॉट वी इक्वल टू डेल डॉट वी इक्वल टू 0, यही क्या कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला भी क्वेश्चन फ्लूइड का ही क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन चेक करना, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप चेक करना किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का। तो अ फ्लूइड जेट इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम 100 mm नोजल and vena contractor formed has a diameter of 90 mm. If the coefficient of velocity is 0.95, then the coefficient of discharge for the nozzle is, ठीक है। नोजल के लिए क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू पूछा गया। तो नोजल के लिए क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कैसे सॉल्व करना, चेक करना है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD होता है, ये क्या होता है, CC, कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनटू CV के बराबर होता है, ठीक है। जो CD की वैल्यू होता है वो क्या होता है, CC इंटू CV के बराबर होता है। कैसे याद रखना है सर, सिंपल सा बात है, Q बराबर A इंटू V सबको पता होता है। अगर Q बराबर A इंटू V पता है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब CC इंटू CV के बराबर होगा। इसका मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले CC पता करना होगा, CV पता करना होगा। CV यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, 0.95 CV की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, आपको निकालना है CC की वैल्यू। जैसे ही आपको CC की वैल्यू पता चला, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो CC क्या होगा, देखो CC क्या होगा, एरिया ऑफ वेना कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ जेट, ठीक है। आप एक बात समझो, वेना कंडक्टर पे जो एरिया निकल के आएगा उसका और जो नॉर्मल एरिया है, जो पाइप का नॉर्मल एरिया होगा या फिर जेट का जो नॉर्मल एरिया होगा, उसके रेशियो के बराबर होता है। तो इसका मतलब CC क्या होगा, एरिया ऑफ द वेना कंडक्टर। वेना कंडक्टर का एरिया कितना है, तो डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपसे एरिया का रेशियो कभी भी, अगर आपसे एरिया का रेशियो पूछा जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कभी भी A1/A2 किसी भी दो पाइप के एरिया का रेशियो पूछा जाए, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, D1/D2 का क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर अपन D2 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा पता है, π/4 D1 स्क्वायर होगा तो π/4 कैंसिल आउट होगा, तो D1/D2 का होल स्क्वायर होगा। तो हमको क्या करना, हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो अब हमको ये पता है कि आपसे क्या बताना है, CC क्या बताना है, एरिया ऑफ द वेना कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ द जेट। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने कैलकुलेशन में डायमीटर का रेशियो लिख देंगे, डायमीटर के रेशियो का स्क्वायर 90 अपॉन कितना 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही 90 अपॉन 100 का, ये कितना 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0.9, और ये कितना जाएगा 0.81, ठीक है, ये कितना जाएगा 0.81। तो आपको कभी भी देखना, जब आपको कहीं पे भी अगर आपको किसी भी चीज का रेशियो निकालना है, तो आप ट्राई करना कि पहले आप उस वैल्यू को निकाल के रेशियो नहीं करना, क्या करना, आपको डायरेक्ट पहले फार्मूला पुट करना। मैं अभी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी जनरल देखना, जनरल अगर बात किया जाए तो कहीं पे भी अगर रेशियो पूछा जाए तो आपको पहले डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालना, डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, उस फार्मूले से क्या करेंगे, मैक्सिमम चीजों को कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद देख लेंगे लास्ट में क्या फार्मूला निकल के आ रहा है नेट में। तो जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल था, हमको A1/A2 निकालना था, तो हमने क्या किया, D1/D2 का होल स्क्वायर कर लिया, ये कितना को 0.81। अब आप पुट कर लो 0.81 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 0.95, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो एक सिंपल सा बात है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप एक चीज चेक करना कि आप मुझे एक बात बताओ, जब भी किसी दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो दोनों से कम निकल के आएगा। ध्यान से सुनना, देखो इसी से स्पीड बढ़ती है। यही सारी चीजें अगर आपको अप्लाई करने आ गया अपने कैलकुलेशन में, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने कैलकुलेशन के टाइम पर ध्यान रख लिए, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जानी है। ज्यादा फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, सर स्पीड कैसे बढ़ेगा, सर ऐसे ही तो बढ़ेगा स्पीड। आपको पता है कि सर दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी आप दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/4 किए, ये दो फ्रैक्शन है। अब इन दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 1/8 आएगा। इसका बाद जब भी दो फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो जो रिजल्ट होगा वो दोनों से स्मॉलर वैल्यू ही होगा। तो आप चेक कर लो 0.81 इंटू 0.95, किसमें वैल्यू 0.81 से स्मॉलर है, चेक करो, एक ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन से इस तरीके से डिजाइन किया जाता है एग्जाम में कि ताकि आप
आपको अगर कैलकुलेशन अगर थोड़े से स्मार्ट तरीके से आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपका रिजल्ट क्या होगा, विद इन सेकंड निकल सकता है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो। इसका आंसर होगा, मुझे नहीं पता कैलकुलेट करके कितना आएगा, बट इतना पता है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू 0.81 से कम होगा। खत्म हो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कैलकुलेशन आपको देख के लगेगा कि विदाउट कैलसी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा अगर आपको ये चीज पता है। तो आप चेक करना क्या होगा इसका आंसर चेक करो 0.7695। ठीक है, 0.7695। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल था, क्या करना था, इसको कैलकुलेट ही करना है। ये 0.85 इंटू 0.95। थोड़े से स्मार्ट तरीके से चलोगे तो सॉल्व कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे, डायरेक्ट रिपोर्ट कर दो। आंसर अगला चेक करना क्या है। अच्छा, ये AJE का बहुत पॉपुलर सवाल है सॉइल मैकेनिक्स का, अब बहुत सिंपल भी है। अगर आप इसको एक बार ढंग से, एक ही बात, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर वो पॉइंट आपको समझ में आ गया तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। इसमें बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सॉइल ऑफ द बोरो पिट हैज ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, हाउ मेनी मीटर क्यूब सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट हैविंग एन वॉल्यूम ऑफ 100। आपसे ये एम्बैंकमेंट और बोरोपिट और एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक चीज ध्यान आ गया, तो सवाल बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मान लो ये बोरोपिट है आपका, और ये क्या, ये एम्बैंकमेंट है। ठीक है, अब एक बात बताना, जब भी आप किसी भी सॉइल को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाओगे, तो जो सॉइल सॉलिड्स होंगे, उसमें जो सॉइल के सॉलिड्स होंगे, क्या उसका वेट या फिर अगर उसकी वॉल्यूम की बात किया जाए, क्या वो चेंज होगा? सर नहीं चेंज होगा। फिर तो सुनना, मैं ये बात बोल रहा हूं कि जब भी कहीं पे भी आप, ये बोरोपिट और ये एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे जगह ट्रू है। कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा मेंशन हो आपके क्वेश्चंस में कि आप किसी भी सॉइल मास को ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हो, जब किसी भी सॉइल मास को ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जाओगे तो क्या उसमें जो सॉइल के सॉलिड्स हैं, क्या उसके वेट और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? तो नहीं होगा। सॉइल सॉलिड के हो सकता है कि बल्क वॉल्यूम चेंज हो जाए, मतलब क्या, बल्क डेंसिटी चेंज है, टोटल वॉल्यूम चेंज है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो सॉइल के सॉलिड्स होंगे उसका वेट और उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। बस यही एक बात अगर आपको पता है तो ये सवाल आपसे लग जाने हैं। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सॉइल सॉलिड्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सवाल इसी बात से लग जाएगा। आपका मेंशन क्या, पहले ये देख लो, ड्राई डेंसिटी मेंशन है, ड्राई डेंसिटी गामा डी कितना होता है, गामा डी होता है आपके पास कितना, 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी मीटर क्यूब सॉइल विल बी रिक्वायर्ड, आपसे टोटल वॉल्यूम पूछा जाए, टोटल वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, कंस्ट्रक्ट एंड एम्बैंकमेंट हैविंग वॉल्यूम कितना दिया, 100 मीटर क्यूब दिया हुआ। और क्या पूछा गया, विद द ड्राई डेंसिटी कितना, गामा डी यहाँ पे गया कितना, गामा डी हो गया कितना, 16। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना आप, कि अगर एक बात पूछा जाए कि सर ड्राई डेंसिटी, ये तो पता होना चाहिए ड्राई डेंसिटी क्या है, ड्राई डेंसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये बात पता होना चाहिए। छोटे छोटे फार्मूले जो आपको सॉइल में है पहले टॉपिक का, तो सॉइल मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर जेईई की बात किया है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो जो पहले टॉपिक के सारे फार्मूले वो आपके टिप पे होने चाहिए, बिल्कुल दिमाग लगाए क्या होना चाहिए, वो पेन से आपके कॉपी पे लिखे जाने चाहिए। तो अगर हम बोले ड्राई डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन सॉलिड इंटू क्या, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको मैंने क्या बोला था कि सर ये वेट ऑफ द सॉलिड और वेट ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा। तो आप पहले ये चेक करो आप निकाल क्या पा रहे हो, या तो आप वेट ऑफ द सॉलिड निकाल पा रहे हो, या तो फिर आप क्या निकाल पा रहे हो, वेट ऑफ द वॉल्यूम निकाल पा रहे हो। तो आप यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपको ड्राई डेंसिटी पता है और टोटल वॉल्यूम पता है तो आप निकाल सकते हो, वेट ऑफ द सॉलिड निकाल सकते हो आसानी से। तो इस केस में जो वेट ऑफ सॉलिड हो वो कितना होगा, क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 1600 कितना किलो न्यूटन। ठीक है, चेक करना। अब एक बात बताओ, यही वेट ऑफ द सॉलिड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, मतलब यही वेट ऑफ द सॉलिड इस केस में भी होगा। अगर हम यहाँ पे वेट ऑफ द सॉलिड अब बताया जाए तो कितना जाएगा, 1600 किलो न्यूटन। दूसरी बात, अब आपको वॉल्यूम बताना है, फिर यही सेम फार्मूला क्या करना होगा, वो यहाँ से वॉल्यूम बताना है, वेट ऑफ द सॉलिड अपन गामा डेंसिटी, गामा डी कर दो, तो वॉल्यूम कितना जाएगा, ये जाएगा कितना, 1600/17। ठीक है, अब सुनना, अब यहाँ पे क्या करना, आपको ऑप्शन टिक करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देखा करो ऑप्शन में, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सबसे पहला अप्रोच ये रखो कि देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। तो अगर ये 1600/16 होता तो होता ये वैल्यू 100,
इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 17 हो गया 16 की जगह पे, तो वैल्यू 100 से तो कम निकल के आएगी, ये कैंसिल। अब क्या करें, अब सर ए और डी में अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा अगर आप क्लोज कैलकुलेशन करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कितना होगा। ये वैल्यू 90 से ज्यादा होगा। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखो कि ये वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, जब 90 से ज्यादा होगा कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब चेक करोगे तो 94 आएगा, लेकिन बस इतना पता चल जाएगा आपको, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 90 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू 94 के आसपास आएगी। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। और ये कहां से होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपको याद नहीं रखना है। ये आप जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे होगे, उस टाइम आपके दिमाग में ये फंक्शनिंग होनी चाहिए कि सर यही सवाल अगर मेरे से यही क्वेश्चंस अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए तो वहां पे कैसे सॉल्व करना है। तो वो तभी वहां पे सॉल्व कर पाओगे जब उस टाइप के उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे करके जाओगे। तो इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले अब तुरंत देखो कि ऑप्शन क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है अब उसको हटाओ पहले। अब उसके बाद आपको चेक करना है किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94। कुछ नहीं है, वही सेम बात है, यहाँ पे सारा चीज मेंशन है। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा गया, इनवर्स ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। क्या पूछा गया, रिलेटिव डेंसिटी का इनवर्स क्या होता है। सिंपल सवाल, आपको पता होगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आरडी की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा आरडी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी आरडी क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन, राइट। तो आपसे बस ये ध्यान देना कि ये इनवर्स की वैल्यू पूछा गया, 1 अपन आरडी पूछा गया। जब ये 1 अपन आरडी पूछा गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा का, ई मैक्स माइनस ई मीन अपॉन ई मैक्स अपॉन ई नेचुरल, ये बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्टी आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो बी पार्टी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि आरडी का रिवर्स करना है, इनवर्स करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, सर्वे का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऑपरेटर्स आप यूज करते हो किसमें, बेस लाइन लेंथ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, बेस लाइन के लेंथ मेजर करने के लिए आप कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हो। तो कोलबॉय ऑपरेटर्स होता है आपके पास और व्हील्स बेस लाइन ऑपरेटर्स होता है। ये दोनों ऑपरेटर्स हम क्या करते हैं, जो बेस लाइन का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखना ये सी पार्ट हो जाएगा। दोनों ही ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम बेस लाइन के लेंथ मेजरमेंट में यूज करते हैं। और बाकी आप देख लो कोलबॉय ऑपरेटर से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोलबॉय ऑपरेटर से अगर क्वेश्चन बना तो ये क्या करता है, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट आ सकता है लेंथ के मेजरमेंट में, अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके मेजरमेंट में। लीनियर एक्सपेंशन मेंशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोलबॉय ऑपरेटर्स में क्या यूज होता है, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट है, कौन से, ये दो ऑपरेटर्स है किस में यूज करते हैं। इसका यूज हम करते हैं बेस लाइन के लेंथ के मेजरमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, प्रिज्मेटिक कंपास हैज 0 डिग्री ग्रेजुएशन एट द। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बने, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी सिंपल सवाल ये पूछा गया बस कि 0 डिग्री ग्रेजुएशन हम कहाँ पे शो करते हैं, किसी में, प्रिज्मेटिक कंपास में जो 0 डिग्री ग्रेजुएशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो आपको साउथ एंड पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, साउथ एंड पे। तो जो ग्रेजुएशन चलता है प्रिज्मेटिक कंपास में कुछ ऐसे चलता है। पहली बात कि इसमें WCB होल सर्किल बियरिंग का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो सर्वेयर की बात करें उसमें क्वाड्रेंट बियरिंग चलती है। तो अगर हम होल सर्किल में चले तो जो ग्रेजुएशन होगा वो 0 से लेके 360 तक वेरी करेगा। अगर ये क्वाड्रेंट बियरिंग होता तो क्या करता, 0 से 90 तक वेरी करता। ठीक है,
क्योंकि देखो जो क्वाड्रेंट बियरिंग होता है उसमें जो मेजरमेंट करते हैं वो 0 से 90 के बीच में करते हैं, और वो किससे मेजर करते हैं? सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें उसमें हम होल सर्किल बियरिंग की मेजरमेंट करते हैं, और जब भी WCB की बात चले तो उसमें आपको मेजरमेंट करना है 0 से 360 के बीच में। इसका मतलब जो ग्रेजुएशन होगा वो 0 से 360 के बीच में होगा। अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि 0 कहाँ पे होता है और 360 कहाँ पे होता है। तो आप 0 साउथ पर, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब साउथ पोल पे 0 डिग्री रखो, साउथ पोल पे 0 डिग्री रखना है। अब क्या करना है? आपको क्लॉकवाइज मूव कर जाना, क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। कितना? 0 ये हो गया, अगला क्या होगा? 90 यहाँ पे हो जाएगा, 180 यहाँ पे हो जाएगा, 180 यहाँ पे और 270 यहाँ पे हो जाएगा, और अगेन 360 यहाँ पे हो जाएगा। क्या करना है? 0 डिग्री आपको मार्क करना है कहाँ पे? साउथ एंड पे, और आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। और जैसे ही 0 डिग्री साउथ पोल पे आप क्लॉकवाइज घूमो तो 90 डिग्री कहाँ पे जाएगा? वेस्ट वाले में जाएगा। नॉर्थ पे कितना जाएगा? 180 डिग्री, और ईस्ट पे कितना होगा? ईस्ट पे जाएगा 270 डिग्री, और वापस 360 डिग्री कहाँ पे आएगा? 360 डिग्री वापस आ जाएगा साउथ पोल पे। तो ये ग्रेजुएशन चलता किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में। क्वेश्चन आपसे यही नहीं पूछेगा, बट हाँ ये कंफर्म है कि यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो 0 डिग्री होगा वो कहाँ होगा? वो होगा साउथ एंड पे। ठीक है, अब ये पूरा टेबल आपके पास है, ये पूरी टेबल है, और ये पूरी टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो ये प्रिज्मेटिक कंपास है जिसमें ये प्रिज्म बना हुआ है, जिसमें से 0 डिग्री क्या होगा? साउथ एंड पे, फिर 90, 180 और 270। ठीक है, अब ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिज्मेटिक कंपास है, सर्वेयर कंपास है, तो इसमें से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप देखो याद कैसे रखना, सुनना कि अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास, तो पहला चीज ये ध्यान रख लो कि जैसे आप प्रिज्मेटिक कंपास की बात करोगे इसका मतलब वहां पे कुछ प्रिज्म लगा होगा। जैसे ही बात हुआ प्रिज्मेटिक कंपास का, इसका मतलब वहां पे जो मेजरमेंट कर रहे हो, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, प्रिज्म के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, जो भी रीडिंग लिया जा रहा है वो प्रिज्म के थ्रू लिया जा रहा है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि इन दिस कंपास द रीडिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्मेटिक कंपास नाम से क्लियर है, क्या करेंगे कि उसमें प्रिज्म के माध्यम से क्या करेंगे? हम रीडिंग ले रहे होंगे। अब बाकी अगर सर्वेयर कंपास की बात करें, उल्टा कर दो उसका, यहाँ पे कोई प्रिज्म यूज नहीं होता है, डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली हम मेजरमेंट, डायरेक्टली हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अब इस बात को इस तरीके से रिलेट करो कि अगर प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? इससे एक फायदा हमको ये मिल जाता है ना कि साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या साइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइटिंग द ऑब्जेक्ट एज वेल एज रीडिंग द ग्रेजुएटेड सर्कल कैन साइमल्टेनियसली बी डन विदाउट चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ आई। ठीक है, आपको प्रिज्म लगने से एक फायदा ये हो गया ना कि आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट की साइटिंग और जो रीडिंग है, साइटिंग और रीडिंग क्या कर सकते हो? दोनों एक साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास क्या, अब आपके पास प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगा हुआ, आपको प्रिज्म के माध्यम से क्या करना है? रीडिंग लेना है। इसका मतलब बिना अपने आंखों की पोजीशन चेंज किए आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट की साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हो। तो इस बात को बस इससे रिलेट कर दो, प्रिज्मेटिक कंपास मतलब प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म लगने से फायदा क्या हो गया? प्रिज्म लगने से फायदा ये हो गया कि साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हो। और यहाँ पे फिर क्या, यहाँ पे उल्टा देख लो कि साइटिंग और रीडिंग साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आंख की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गया। जैसे ही बात करें प्रिज्मेटिक कंपास को, आप ध्यान रख लो प्रिज्मेटिक कंपास में जो प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म मतलब क्या हो गया? एक मिरर प्रोवाइड होता है वहां पे साइड वेन पे। तो आप इस चीज को ऐसे याद रखो, प्रिज्मेटिक कंपास को रिलेट करो प्रिज्म से, अब प्रिज्म को रिलेट करो मिरर से। इसका मतलब ये प्रिज्मेटिक कंपास में जो साइड वेन पे क्या लगा होता है? मिरर लगा होता है, जबकि यहाँ पे सर्वेयर कंपास में कोई मिरर अटैच नहीं होता है। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, जब भी आप पढ़ो ना तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज आज आप पढ़ रहे हो क्या उसको कल एग्जाम में लिखना नहीं है, कल नहीं लिखना। एग्जाम आपका होना 4 महीने बाद। तो अब जब भी पढ़ो ना इस बात को ध्यान में, दिमाग में हमेशा रखो कि क्या मैं जो चीजें आज पढ़ रहा हूं वो 4 महीने बाद ध्यान रहेगा। अगर वो आपको लगता है कि वो 4 महीने बाद ध्यान नहीं रहेगा, तो इसका मतलब आपको इस तरीके से चीजों को पढ़ना है ना कि आप किसी तरीके से रिलेट करके आप आंसर तक पहुंचो एग्जाम में। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एग्जाम में आपका आंसर सही टिक होना चाहिए। आप किस तरीके से चीजों को रटे हो या किस तरीके से चीजों को ध्यान रखे हो, ये नहीं मैटर करता। मैटर बस एक चीज करता है एग्जाम हॉल में कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बाकी कुछ नहीं मैटर करता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमेशा जब भी चीजों को याद रखो ना तो थोड़ा सा कुछ रिलेट कर लो चीजों को किसी चीजों से, ताकि आप एग्जाम में उस चीज को क्या कर पाओ? ध्यान रख पाओ। जैसे प्रिज्म था, मैंने क्या बोला? प्रिज्म मतलब
प्रिज्म लगा होता है। और जब प्रिज्म लगा होता है इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो गया कि हम साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। खत्म, दूसरी लास्ट पॉइंट खत्म। अब प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म किसी मिरर से मिलकर बना होता है, मैंने रिलेट कर लिया। अच्छा प्रिज्म हो गया मतलब मिरर हो गया, इसका मतलब प्रिज्मेटिक कंपास का साइड में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। अब ये चीज आपको हमेशा, ये तो सिंपल बात है, याद ही होता है। 0 से 360 क्या होती है इसमें, ग्रेजुएशन ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास में। क्यों, क्योंकि ये होल सर्कल बियरिंग क्या करता है, मेजर करता है। ये मेजर करता है होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिज्मेटिक कंपास में बन सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, द एरिया अंडर द पॉलिनोमियल फॉर 3 इक्वल इंटरवल्स कैलकुलेटेड बाय द साइफन्स रूल, ठीक है। साइफन्स रूल्स पे क्वेश्चन है। देखो साइफन्स रूल में एक चीज ध्यान रखना, आप जो गलती होती है उसकी मैं बात कर दूं, गलती कहां पर होती है। तो साइफन्स रूल क्या होता है, आपको ये बताना था क्या, जो साइफन्स रूल में जो ऑर्डिनेट होता है वो कितना था, h/3 इंटू y1 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस कितना 4 टाइम ऑड इंटू 2 टाइम इवन, ठीक है। आपको बस इतनी बात ध्यान रखना है, क्या होता है कि तो वही गलती यहां पे होता है कि अगर आपको जब भी साइफन्स क्या सिंपसन 1/3 रूल लिखना है, तो इसके लिए आपको बस एक चीज याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, ये होता है y0 प्लस 4 टाइम ऑड नंबर प्लस 2 टाइम इवन नंबर। इसका मतलब ये हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/3, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम ऑड का मतलब ये 4 इंटू y3 प्लस y5 प्लस y7, राइट। और ये कितना हो जाएगा, सिंपसन वर्तन रूल में ये हो जाएगा 2 इंटू इवन होगा y2 प्लस y4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है। तो देखो गलती क्या होता है, गलती यहाँ पे ये होता है कि अगर अगर आपके पास जो पहला ऑर्डिनेट है, अगर आपने पहले ऑर्डिनेट को y0 से मेजर किया, किससे मेजर किया, y0 से मेजर किया, तो ये जो 4 टाइम ऑड है, ये जो 4 टाइम ऑड बनेगा और ये 2 टाइम इवन बनेगा, ठीक है। ऑड का मतलब क्या हो गया, y2 प्लस y5 प्लस y7, और इवन का मतलब हो गया y2 प्लस y4 प्लस y6, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको फॉर्मूले में क्या देगा, जो पहली रीडिंग है उसको y0 से रिप्रेजेंट ना करके उसको रिप्रेजेंट कर देगा किससे, y1 से, क्या कर देगा, उसको रिप्रेजेंट कर देगा y1 से। मिस्टेक यहीं पे होती है। देखो फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है कि h/3 होता है बाहर में, अंदर क्या होता है y0 प्लस 4 टाइम ऑड नंबर प्लस 2 टाइम इवन नंबर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पहला ऑर्डिनेट होता है, जो पहले ऑर्डिनेट की रीडिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अगर y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर ऑड ये इवन। लेकिन अगर ये पहले रीडिंग को आपने y1 से रिप्रेजेंट कर दिया तो यही चीज आपको चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम इवन प्लस 2 टाइम ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 टाइम इवन और 2 टाइम आउट हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रख लो, जब भी आप रीडिंग का मेजरमेंट करोगे सिंपसन रूल में, तो 0 से लेके क्या करो 0 1 ये हो जाएगा y0, ऐसे याद रखो y0 y1 और y2। जब इस तरीके से आपका मेजरमेंट चलेगा तो ये 4 टाइम ऑड और 2 टाइम इवन बनता है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, ठीक है। देखो कौन सा आंसर चेक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया 4 टाइम ऑड, किसमें 4 टाइम ऑड किसमें, 4 टाइम ऑड इसमें बन रहा है, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। इसमें 2 टाइम इवन नहीं है, इसमें 4 टाइम ऑड है 2 टाइम इवन है, प्लस यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्लस 4 टाइम ऑड है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स और हो गया, तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक चीज यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत फ्रेमिंग हो गया मुझे लगता है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं होगा तो फिर जाके इसका ऑप्शन होगा कौन सा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या होगा y0 प्लस 4 टाइम क्या ऑड और प्लस 2 टाइम इवन होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। लेकिन यहाँ पे आंसर भी शायद गलत टिक हो गया है, ठीक है। आप इसको चेक करना क्या हो, इसका आंसर सी पार्ट हो गया, सी पार्ट होगा वो भी कब, जब ये 4 ये कितना होगा, ये जब ये 2 नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने किसी तरीके से बी किया, बट बी भी गलत है, बी गलत है, क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम ऑड होगा तो यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, और यहाँ पे भी देखो 3, तो होना तो बी तो वैसे भी नहीं होगा, होगा कौन सा, सी होगा, वो भी कब, जब यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। तो आप चेक करना, इसका आंसर सही करवा देंगे हम, इसका आंसर सही करवा दिया जाएगा। बट अभी के लिए आप चेक कर दो कि ये जो आंसर होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो सिम्पसन वर्तमान रूल 1/3 होता है उसमें क्या होता है, y0 होता है प्लस 4 टाइम ऑड होता है और 2 टाइम क्या होता है, इवन होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पता क्या है, ठीक है, अगले क्वेश्चन चेक करो क्या है। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द रूफ ऑफ साइफन एक्वाडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन। आपसे ये पूछा जाए कि जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा किसमें, साइफन एक्वाडक्ट में, वो मैक्सिमम कब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान रखना, किस तरीके से याद रखना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, साइफन एक्वाडक्ट की बात कर रहे हैं, साइफन एक्वाडक्ट की बात किया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान हो कि सर एक्वाडक्ट, ये साइफन एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज और क्या है कैनाल साइफन, ये चारों चीज क्या है, इस चारों में डिफरेंस क्या है, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे एक सवाल बहुत पॉसिबिलिटी बन जाए कि सर एक्वाडक्ट क्या है, साइफन एक्वाडक्ट क्या है, और क्या है सुपर पैसेज क्या होता है, और लास्ट में क्या होता है कैनाल साइफन क्या होता है। देखो इसके लिए अगर मैं बात करूं सीधे, सबसे पहले हम आते हैं सीधे आंसर पे, ठीक है। एक बार आंसर चेक करना इसका क्या है। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो सिंपल बात है, अगर आपसे साइफन एक्वाडक्ट पूछा जाए तो देखो सबसे पहले हम चारों केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। चारों केस की अगर बात किया जाए तो आपके पास चार केस क्या बनेगा, पहला तो एक्वाडक्ट बनेगा, क्या बनेगा एक्वाडक्ट, दूसरा क्या होगा, दूसरा बनेगा साइफन एक्वाडक्ट, ठीक है। तीसरा बनेगा सुपर पैसेज, और चौथा क्या बनेगा कैनाल साइफन, राइट, कैनाल साइफन, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, ठीक है, सबसे पहले तो किस तरीके से याद रखना है, आपको ये पता है कि दो केस बनता है, या तो क्या होगा, या तो कैनाल होगा ओवर द ड्रेनेज, या तो ड्रेनेज होगा ओवर द कैनाल। यही चार, इन्हीं दो पॉइंट से ये चारों कंडीशन बन जाते हैं कि पहला क्या होता है, या तो कैनाल रन कर रहा होगा ओवर द ड्रेनेज, या तो ड्रेनेज रन कर रहा होगा ओवर द कैनाल। ये चार पॉइंट, ये इन्हीं दो पॉइंट से चार पॉइंट बनते हैं। कैसे याद रखना, ये चीज चेक करना। अब देखो जब भी पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, पहले हम एक्वाडक्ट की बात करते हैं, सुपर पैसेज की बात करते हैं। जब आपको एक्वाडक्ट पता होगा, एक्वाडक्ट की हेल्प से आप साइफन एक्वाडक्ट पता कर लोगे, और दूसरा सुपर पैसेज अगर पता होगा तो सुपर पैसेज से आप क्या पता कर पाओगे, कैनाल साइफन पता कर पाओगे। तो आप एक चीज बताओ, जैसे आप एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज की बात करें तो एक्वाडक्ट ये चीज आप ध्यान रख लो, क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है कि जो एक्वाडक्ट होता है उसमें क्या होता है, सी ओवर डी होता है। क्या होता है, सी ओवर डी होता है। और जो सुपर पैसेज होता है वो क्या होता है, सुपर पैसेज होता है किसमें, इसमें डी ओवर सी होता है। क्या होता है, डी ओवर सी। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जो एक्वाडक्ट है उसमें सी ओवर डी होता है, सी डी के ऊपर होता है, सी डी के ऊपर होता है। और जो आपके पास क्या सुपर पैसेज है उसमें क्या होता है, डी ओवर सी होता है। डी ओवर सी का क्या मतलब है कि ड्रेनेज रन करता है ओवर द कैनाल, और यहां पे क्या हो गया, कैनाल रन करता है ओवर द ड्रेनेज। अगर आपसे ये पूछा जाए साइफन एक्वाडक्ट में, तो ये कंडीशन यहां पे भी ट्रू है, ये तो होगा ही होगा, बट उसके साथ क्या होगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा अलग से। इसके साथ क्या होगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा अलग से। उसी तरीके से सुपर पैसेज में क्या होता है, डी ओवर सी, इसका मतलब क्या होता है, ड्रेनेज रन करता है ओवर द कैनाल, और ये बात यहां पे भी होगा, यहां पे भी ड्रेनेज रन करेगा ओवर द कैनाल, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और आ जाएगा। देखो वापस से वही बात, चीजें आप पढ़ लोगे, लेकिन ध्यान कैसे रखना है, क्या एग्जाम में जो चीजें आप आज पढ़ रहे हैं वो 4 महीने बाद अगर कभी एग्जाम हो रहा है तो क्या वो चीज आपको ध्यान है। क्योंकि देखो हर बार 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 पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार चीजों को पढ़ो और उसको कुछ इस तरीके से याद रखो ना कि एग्जाम में आपको ऑप्शन सही टिक हो जाए। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो हमने क्या बोला कि सर एक्वाडक्ट में क्या होता है, सी ओवर डी होता है। सर कैसे याद रहेगा, सर आपको पता है ना, अगर हम एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज की बात करें, देखो क्या करना है, एक्वाडक्ट का ए उठा लो और सुपर पैसेज का एस उठा दो। एक्वाडक्ट का ए उठाओ और सुपर पैसेज का एस उठाओ, तो ए क्या होता है, ए को लिखो एस के ऊपर, ठीक है। ए को लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो ए, और एस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ए ओवर द एस हो गया, और ये क्या हो गया, ये सी ओवर द डी हो गया। क्या हो गया, ये सी ओवर द डी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप बात करें एक्वाडक्ट की, जैसे हम बात करेंगे एक्वाडक्ट का, इसका मतलब क्या होगा, सी ओवर डी हो गया, सी ओवर डी हो गया। और जैसे ही हम बात करें साइफन किसकी, सुपर पैसेज का, मतलब क्या होगा, डी ओवर सी हो गया, राइट, खत्म। अगर ये बात आपको पता है, बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि ए और एस, ए ओवर एस हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, सी ओवर डी हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्वाडक्ट में क्या होगा, सी ओवर डी, मतलब कैनाल रन करता है ओवर द ड्रेनेज, और साइफन में क्या होता है, ड्रेनेज रन करता है ओवर द कैनाल। अब दूसरी बात क्या होगा, अगर हम जैसे ही बात करें साइफन, जैसे बात आ गया एक्वाडक्ट में बात कर रहे हैं, एक्वाडक्ट में क्या गया, साइफन वर्ड यूज हो गया। साइफन वर्ड यूज होने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए पहले दो बात समझ जाओ। पहले दो बात आपको ये समझना है कि आपके पास या तो ड्रेनेज होगा या तो आपके पास कैनाल होगा, ठीक है। जो ड्रेनेज का अपर लेवल, जो ड्रेनेज का पीक वाटर लेवल होता है उसको बोलते हैं हाई फ्लड लेवल,
और जो कैनाल का पीक वाटर लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल सप्लाई लेवल, क्या बोलते हैं, एफएसएल। ठीक है, ये दो बात आप ध्यान रखना कि जो ड्रेनेज होता है, जो ड्रेनेज का पीक वाटर लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, और जो कैनाल का पीक वाटर लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल सप्लाई लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो, जब आपके पास एक्वाडक्ट है लेकिन किसमें साइफन एक्वाडक्ट है, मतलब वहां पे साइफनिक एक्शन लग रहा होगा। साइफनिक एक्शन लगने का मतलब ये होगा कि इसमें क्या होगा कि आपको देखो पता है कि एक्वाडक्ट में कैनाल रन कर रहा है ओवर द ड्रेनेज, इसका मतलब नीचे कौन रन कर रहा है, नीचे रन कर रहा है ड्रेनेज। अगर नीचे ड्रेनेज रन कर रहा है तो इसका मतलब जो होगा कि जो ड्रेनेज का हाई क्या है, हाई फ्लड लेवल है, इसका वैल्यू क्या होगा, जो ड्रेनेज का पीक वाटर लेवल है, और इसी ड्रेनेज के पीक वाटर लेवल को हम क्या बोलते हैं, हाई फ्लड लेवल बोलते हैं। इसका मतलब जो हाई फ्लड लेवल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एचएफएल का, एचएफएल क्या हो जाएगा, एचएफएल ग्रेटर देन कैनाल बेड हो जाएगा, किसका, कैनाल बेड का लेवल, कैनाल बेड लेवल। ठीक है, समझ में आया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हाई फ्लड लेवल होगा किसका, तो ड्रेनेज अभी इस केस में क्या होगा, साइफन का एक्वाडक्ट केस में क्या होता है, ड्रेनेज नीचे होता है और कैनाल ऊपर होता है। अगर ड्रेनेज नीचे होता है तो अब साइफनिक एक्शन कब आएगा, जब जो हाई फ्लड लेवल है, ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल है वो क्या हो जाए, जो कैनाल बेड है उसके लेवल से ज्यादा हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके का बन जाए, ये बन जाए हाई, ये बन जाए क्या, कुछ यार इस तरीके से, ये ड्रेनेज हो जाए और ये कैनाल हो जाए। ठीक है, ये कैनाल, ये ड्रेनेज, लेकिन जो ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल है, जो ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल है ये क्या हो जाए, ये जो कैनाल का क्या बेड लेवल है इससे ऊपर हो जाए। इसका मतलब हाई फ्लड लेवल जो होगा किसका, ड्रेनेज का, वो किस तरह कैनाल बेड के लेवल से ऊपर चला जाए। और उसी तरीके से सुपर पासेज है, सुपर पासेज में क्या होगा, आपको पता कि सुपर पासेज में क्या कर, ड्रेनेज रन कर रहा होगा ओवर द कैनाल, लेकिन अगर आपसे पूछा कैनाल साइफन पूछा जाए, कैनाल साइफन क्या है, कैनाल साइफन सेम चीज है, सुपर पासेज की तरह ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाएगा कि अब इसमें कैनाल क्या कर रहा है, नीचे रन कर रहा है। अगर कैनाल नीचे रन कर रहा है इसका मतलब जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल है, क्या है, फुल सप्लाई लेवल, क्या है, फुल सप्लाई लेवल, जो एफएसएल है, इसका जो आरएल है, ठीक है, जिसका जो लेवल होगा वो क्या हो जाए, वो जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का जो बेड लेवल, जो ड्रेनेज का बेड लेवल होगा उससे क्या कर जाए, ज्यादा कर जाए, तो ग्रेटर देन बेड लेवल ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, तो आपको ये चार चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आपसे यही पूछा गया कि द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द रूफ ऑफ द साइफन एक्वाडक्ट इज मैक्सिमम। आपसे पूछा गया साइफन एक्वाडक्ट पूछा गया, अगर साइफन एक्वाडक्ट पूछा गया, क्या पूछा गया, साइफन एक्वाडक्ट पूछा गया, इसका मतलब इसमें क्या है, कैनाल रन कर रहा होगा ओवर द ड्रेनेज। अगर कैनाल ओवर द ड्रेनेज रन कर रहा है तो अब आपको देखना है कि हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज जो नीचे होगा उसका हाईएस्ट पीक लेवल चेक करेंगे, उसका अगर पीक लेवल जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके बेड लेवल से ऊपर चला जाए तो साइफनिक एक्शन आएगा। इसका मतलब हाई फ्लड लेवल ऑफ किसका, कैनाल इज रनिंग एट फुल सप्लाई लेवल। गलत बात है, ड्रेन इज रनिंग एट हाई फ्लड लेवल, ड्रेन रन करोगा हाई फ्लड लेवल से, और क्या होगा, एंड कैनाल इज ड्राई। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा। तो अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए आपको क्या देखना होगा ना कि आप तो सबसे पहली बात क्या करें, जो कैनाल, देखो सबसे पहली बात जो इसमें ड्रेनेज रन कर रहा होगा कहाँ, नीचे, और कैनाल रन कर रहा होगा ऊपर। इसका मतलब अगर ड्रेनेज नीचे रन कर रहा है तो जो ड्रेनेज के अंदर क्या हो जाए, जो ड्रेनेज के अंदर फुल सप्लाई लेवल है, क्या, हाई फ्लड लेवल है, ड्रेनेज के अंदर जो हाई फ्लड लेवल है वो क्या कर जाए, वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर चला जाए। और जब कैनाल के बेड लेवल से ऊपर चले और साथ में ये कैनाल अगर खाली हो, यहाँ पे कोई भी वाटर फ्लो नहीं कर रहा हो, तो उस केस में अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कैनाल में वाटर होगा तो क्या करेगा, कैनाल का जो वाटर होगा, ये वेट ऑफ द वाटर क्या करेगा, ये अपलिफ्ट प्रेशर को न्यूट्रलाइज करेगा, कुछ हद तक क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा, जब ये खाली रन कर रहा होगा और ये ड्रेन क्या होगा, अपने मैक्सिमम फुल सप्लाई लेवल पे होगा। तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। चेक करना इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ड्रेन इज रनिंग एट हाई फ्लड लेवल एंड कैनाल इज ड्राई। ये चारों बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों बातों पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चार बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये चारों बात जो मैंने अभी आपको बताया वो सेम बात आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अब अगर इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और आप भूलोगे भी नहीं। लिखा है कैनाल ओवर द ड्रेनेज, इसीलिए मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिख भी दिया कि कैनाल ओवर ड्रेनेज, खत्म। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक्वाडक्ट में कैनाल ओवर द ड्रेनेज, पहली बात खत्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हाई फ्लड लेवल लेस देन क्या होगा, एफएसएल। और ये चीज आप वहां से पता कर लोगे कि हाई फ्लड लेवल क्या है, पीक वाटर लेवल ऑफ द ड्रेनेज हो गया, और फुल सप्लाई लेवल क्या हो गया, पीक वाटर लेवल ऑफ द कैनाल हो गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। ठीक है, घोसला थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है, देखो एग्जिट ग्रेडियंट कितना होता है, एग्जिट ग्रेडियंट कितना होता है, क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कितना होता है, 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन पाई अंडर रूट लेमडा, ये तो होता है। ठीक है, चेक करना क्या होता है, सीधे देखते हैं कितना होता है, एग्जिट ग्रेडियंट कितना होता है, h अपॉन डी इंटू 1 अपॉन पाई अंडर रूट लेमडा। अब एक बात देखना, जो लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये होता है लेमडा की वैल्यू। अगर ये लेमडा और अल्फा की वैल्यू, ये हो गया किसकी वैल्यू, आप चेक करना, ये हो गया लेमडा की वैल्यू। लेमडा कितना होता है, लेमडा होता है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, और जो अल्फा होता है वो क्या होता है b बाई 2, अल्फा क्या होता है b बाई डी होता है। और उसमें b क्या होता है, b होता है बिड्थ, होता है बिड्थ ऑफ द डैम होता है, और d क्या होता है, d होता है डाउन स्ट्रीम कट ऑफ की वैल्यू, क्या होता है, डाउन स्ट्रीम कट ऑफ की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब अगर d की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ, कितना d की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ, अगर डाउन स्ट्रीम कट ऑफ क्या 0 है, क्या d की वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये क्या है, क्या है, डाउन स्ट्रीम कट ऑफ है ही नहीं, मतलब ये नहीं है, ये अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं है, इसका मतलब d क्या हो जाएगा, जो d हो जाएगा d 0 हो जाएगा। अगर ये d 0 बना, अगर ये d 0 बना तो इसका मतलब अल्फा क्या बनेगा, अल्फा इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, अगर ये d क्या बना, अगर ये d 0 बना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर d 0 बना मतलब अल्फा क्या बनेगा, अल्फा क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अगर अल्फा इनफाइनाइट बनेगा तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया लेमडा भी इनफाइनाइट होगा, और अगर लेमडा इनफाइनाइट हुआ तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, इन्वायरमेंट को क्वेश्चन सिंपल सवाल है, क्या पूछा गया, वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल। ठीक है, पर बेड इन हॉस्पिटल क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट का वैल्यू कितना है, तो इसकी जो वैल्यू वो कितना 340 है, इसकी जो वैल्यू कितना है 340 है। तो वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल कितना होता है, 340 लीटर होता है। और ये सारी टेबल आपको ध्यान होना चाहिए, ये सारे केस में वाटर क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट कितना, कंजम्पशन ऑफ एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे कितना होना चाहिए, वो सारी बात यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सारा टेबल आपको ध्यान होना चाहिए कि होटल के केस में कितना होगा, 135 होगा अगेन। ठीक है, ऑफिसेस में कितना होता है, रेस्टोरेंट में कितना होना चाहिए, सारी बात मेंशन है। बाकी आप हॉस्पिटल का चेक करो, हॉस्पिटल में 2 केस बन के आता है, पहला कि नंबर ऑफ बेड्स नॉट एक्सीडिंग 100 और नंबर ऑफ बेड एक्सीडिंग 100। तो ये जो वैल्यू वेरी करता है, कहाँ से करता है, 340 से लेकर 450 तक वेरी करता है। ठीक है, जो ये वैल्यू होता है वो कितना होता है, 340 से लेकर 450 के बीच में वेरी करता है। जब नंबर ऑफ बेड क्या होगा 100 से कम होगा तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 340 आएगी। अगर जो नंबर ऑफ बेड होगा 100 से ऊपर होगा क्या हो जाएगा, वैल्यू 450 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा कितना हो गया, 340 हो गया। ठीक है, फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद द मॉइस्चर कंटेंट इज 98% इज x, देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% विल बी। सिंपल सवाल देखो क्या करना है, आपको पता है कि अगर देखो x1 इंटू 100 माइनस P1 इक्वल टू x2 इंटू 100 माइनस P2। ठीक है, जहां पे P1 P2 क्या मॉइस्चर कंटेंट है, कि मॉइस्चर कंटेंट P1 पे जो स्लज क्वांटिटी वो कितना x1 है, और मॉइस्चर कंटेंट P2 पे जो स्लज क्वांटिटी वो कितना, स्लज क्वांटिटी कितना x2 है। तो आपसे पूछा गया अगर स्लज क्वांटिटी 98% पे कितना हो जाए, x1 हो जाए, तो x1 इंटू ये 100 माइनस 98 हो जाए कितना, 100 माइनस 98 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो किस तरीके से करना है, जो ये क्या है, ये मॉइस्चर कंटेंट कितना 98% है, तो 100 माइनस P1 क्या हो जाएगा, ये स्लज कंटेंट होगा। और स्लज कंटेंट अगर मॉइस्चर कंटेंट 98% है, इसका मतलब 100 माइनस P1 वो स्लज कंटेंट होता है। और स्लज कंटेंट की जो वैल्यू हो जाएगी कितना, जो 2% हो जाएगी, तो x1 इंटू 2, और x2 कितना है, x2 आपको बताना है। और कितने मॉइस्चर कंटेंट में, मॉइस्चर कंटेंट 96% पे। अगर 96% का क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो स्लज कंटेंट कितना होगा, 4% होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस P2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 100 माइनस P2 4 होगा तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा x1/2। ठीक है, x2 होगा x1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी पट हो जाएगा। ठीक है, चेक करना क्या होगा इसका आंसर,
x1/2 हो जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ, आप चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, आप चेक करना क्या है। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 153 तक हम लोग पहुंच गए। अब 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में क्या करेंगे, इस मॉक को कंप्लीट करेंगे। और ये मॉक आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मॉक आप जाइए प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट या एप्लीकेशन में आप चले जाइए, वहां पर टोटल 10 नंबर ऑफ मॉक आपको मिल जाएंगे देखने को, जिसमें से जो आपको पहला मॉक है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको आसानी से अटेंड कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपना प्रैक्टिस और इनहेंस करना है और अच्छे क्वेश्चन अगर आपको लगा के जाने हैं, आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो, आपसे एग्जाम में गलतियां कम हो, तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, ताकि आपको टोटल 10 नंबर ऑफ मार्क्स मिल जाए और आप उसके ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आप क्या करोगे, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।